गाइस, स्वागत है आपका केमिस्ट्री क्लासेस में। कक्षा 11 में क्लास 11 में आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रिया विधि। अगला चैप्टर है कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रिया विधि। ये कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रिया विधि ये नया चैप्टर है 11 का, और इसकी अंग्रेजी होती है मैकेनिज्म ऑफ द ऑर्गेनिक रिएक्शंस। मैकेनिज्म ऑफ द ऑर्गेनिक रिएक्शंस, कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रिया विधि। तो देखिए, वास्तव में ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हमको किसी अभिक्रिया या कार्बनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ना है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया अगर होती है तो उसमें जो भी यौगिक पार्टिसिपेट ले रहा है उसको हम क्या कहते हैं, और कैसे वो नए पदार्थों में बदलता है या नए पदार्थों का निर्माण करता है। तो इसके बारे में हम इस अध्ययन में या इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर कार्बनिक अभिक्रिया दिया हुआ है एक टर्म। तो कार्बनिक अभिक्रिया क्या होती है, ऑर्गेनिक रिएक्शंस क्या होते हैं। तो देखिए, जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, कार्बनिक यौगिक ये मुख्य रूप से सहसंयोजक यौगिक होते हैं। सहसंयोजक यौगिक होते हैं। जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वो मुख्यतः सहसंयोजक यौगिक होते हैं। और जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है या जब कोई कार्बनिक अभिक्रिया होती है तो कार्बनिक अभिक्रिया में दो तरीके के यौगिक होते हैं। एक तो होता है सबस्ट्रेट और दूसरा होता है अटैकिंग एजेंट। और नया बनता है प्रोडक्ट, उत्पाद। इसको कहते हैं आधार और इसको कहते हैं आक्रमणकारी अभिकारक। और इसको कहते हैं उत्पाद। तो देखिए, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया अगर होती है, कार्बनिक अभिक्रिया, तो उसको इस तरीके से हम दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। सबस्ट्रेट होता है, उसमें जो मेन आपका कंपाउंड होता है जिसको हम आधार कहते हैं, और दूसरा जो होता है वो आक्रमणकारी अभिकारक होता है, अटैकिंग एजेंट होता है, और इसका जो उत्पाद बनता है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो देखिए, इसमें होता क्या है कि कार्बनिक यौगिक मुख्यतः क्या होते हैं, सहसंयोजक होते हैं। सहसंयोजक का मतलब होता है कि जो भी दो परमाणु हैं या जो भी यौगिक है या दोनों परमाणुओं के मध्य जो इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ है वो बॉन्ड पेयर या वो पेयर इलेक्ट्रॉन का वो दोनों परमाणुओं के ठीक मध्य में होता है। अगर सहसंयोजक बंध बना हुआ है तो क्रिया करने वाले दोनों परमाणुओं में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो दोनों परमाणुओं के ठीक मध्य में होता है। और ये जब भी अलग होते हैं तो क्या होते हैं कि अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाते हैं। तो जो कार्बनिक यौगिक होते हैं मुख्यतः सहसंयोजक होते हैं। जब कोई कार्बनिक अभिक्रिया होती है तो उस अभिक्रिया में पुराने बंध टूटते हैं। जो आक्रमणकारी अभिकारक है ये अटैक करके उस अभिक्रिया में उपस्थित कार्बन परमाणुओं के मध्य या परमाणुओं के मध्य उपस्थित बंध को तोड़ देता है, और तोड़ने के पश्चात नए बंधों का फॉर्मेशन होता है, नए बंधों का निर्माण होता है। और जब नए बंध बन जाते हैं तो उस यौगिक को हम कहते हैं उत्पाद, प्रोडक्ट। तो होता क्या है कि कार्बनिक अभिक्रियाओं में या रासायनिक अभिक्रियाओं में जो पुराने बंध होते हैं वो टूट जाते हैं और उनके स्थान पर नए बंधों का फॉर्मेशन होता है।
और इस प्रकार से जो कार्बनिक अभिक्रिया होती है वो कंप्लीट हो जाती है। और कार्बनिक अभिक्रिया में जो बंध होता है वो मुख्य रूप से कौन सा बंध होता है? सहसंयोजक बंध होता है। हम आपको बता दिए हैं कि सहसंयोजक बंध तभी बनता है जब क्रिया करने वाले दोनों परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकताओं का अंतर या तो शून्य हो या तो उनकी विद्युत ऋणात्मकताएं लगभग बराबर हो। तो कार्बनिक यौगिक में जो सहसंयोजक बंध बनता है उसमें जब ये परमाणु अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाते हैं तो पुराने बंध टूट जाते हैं और उसके स्थान पर नए बंध का फॉर्मेशन हो जाता है, नए बंध का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार कार्बनिक अभिक्रिया पूरी होती है। और कार्बनिक अभिक्रिया को हम ऐसे निरूपित करते हैं, देखिए सबस्ट्रेट है, अटैकिंग एजेंट है, आक्रमणकारी अभिकारक और आधार, और फिर क्या बन रहा है? उत्पाद बन रहा है। तो इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रियाओं को हम प्रदर्शित करेंगे। अब इसमें जो है, जो पहली हेडिंग है वो है सहसंयोजक बंधों का विदलन, सहसंयोजक बंधों का टूटना। सहसंयोजक बंधों का विदलन। सहसंयोजक बंधों का विदलन। सहसंयोजक बंध किसे कहते हैं ये हम आपको बता चुके हैं कि क्रिया करने वाले दोनों परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकताओं का अंतर या तो लगभग शून्य हो या तो क्रिया करने वाले दोनों तत्वों की विद्युत ऋणात्मकताएं बराबर हो। और विदलन का मतलब होता है टूटना। विदलन का मतलब क्या होता है? टूटना। तो ये है क्लीवेज ऑफ द कोवैलेंट बॉन्ड। क्लीवेज ऑफ द कोवैलेंट बॉन्ड्स या फ्यूजन। फ्यूजन मीन्स भी क्या होता है? टूटना। फ्यूजन ऑफ द कोवैलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, तो क्लीवेज ऑफ द कोवैलेंट बॉन्ड या फ्यूजन ऑफ द कोवैलेंट बॉन्ड। और ये सहसंयोजक जो विदलन होता है सहसंयोजक बंधों का, वो दो प्रकार से होता है। सहसंयोजक बंधों का विदलन हमेशा दो प्रकार से होता है। कैसे कैसे होता है? पहला होता है समांगी विदलन। पहला क्या है? समांगी विदलन। समांगी विदलन इसको कहते हैं होमोलिटिक फ्यूजन। होमोलिटिक फ्यूजन। और दूसरा है विषमांगी विदलन। विषमांगी विदलन इसको कहते हैं हेट्रोलिटिक फ्यूजन। हेट्रोलिटिक फ्यूजन। दो तरीके से विदलन होता है सहसंयोजक बंधों का। पहला है समांगी विदलन और दूसरा है विषमांगी विदलन। समांगी विदलन क्या होता है इसके बारे में हम आपको अभी बताएंगे कि समांगी विदलन किसे कहते हैं और समांगी विदलन कैसे होता है, इसके लिए आवश्यक शर्त क्या है, विषमांगी विदलन क्या होता है, कैसे टूटता है, कैसे बनता है, एसेंशियल कंडीशंस क्या है, ये सारी चीजें हम एक एक करके आपको बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम समांगी विदलन के बारे में पढ़ते हैं कि समांगी विदलन क्या होता है। देखिए समांगी विदलन। समांगी विदलन क्या होता है? समांगी का मतलब होता है समान। समान। अगर क्रिया करने वाले दोनों तत्व या परमाणु, अगर क्रिया करने वाले दोनों तत्व या परमाणु अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर जो बंध बना हुआ है, जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, उसमें से
अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर पृथक हो जाते हैं। किसी भी यौगिक में अगर बंध को बनाने वाले परमाणु अपना अपना शेयर लेकर अलग हो जाते हैं, अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर पृथक हो जाते हैं, तो उसके पश्चात हमें मुक्त मूलक प्राप्त होता है। और इस प्रकार के फिजन को या इस प्रकार के विदलन को हम समांगी विदलन के नाम से जानते हैं। अगर क्रिया करने वाले दोनों परमाणु या बंध बनाने वाले दोनों परमाणु अपने अपने शेयर का इलेक्ट्रॉन लेकर पृथक हो जाते हैं, तो उस विदलन को हम समांगी विदलन कहते हैं। और समांगी विदलन के पश्चात सदैव मुक्त मूलक प्राप्त होते हैं। और ये कंडीशन केवल या तो अणुओं में संभव है, या तो कुछ यौगिक ऐसे हैं जिनकी विद्युत ऋणात्मकताएं लगभग बराबर होती हैं। तो चलिए देखते हैं, जैसे हाइड्रोजन है H2, इसमें देखिए है क्या कि जब भी ये टूटेगा, जब भी इसका होमोलिटिक फिजन होगा, तो दो प्रकार के मुक्त मूलक प्राप्त होंगे, हाइड्रोजन मुक्त मूलक और हाइड्रोजन दूसरा मुक्त मूलक। ठीक है, दो प्रकार के हाइड्रोजन मुक्त मूलक प्राप्त हुए। ऐसे इसी प्रकार नाइट्रोजन का है, तो ये भी जब टूटेगा देखिए अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर पृथक हो जाएंगे। ऐसे ऑक्सीजन का है, इन सब का होमोलिटिक फिजन होगा। होमोलिटिक फिजन इसलिए होगा क्योंकि दोनों की विद्युत ऋणात्मकताएं देखिए इन दोनों की बराबर है। इसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन की बराबर है, इसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन की बराबर है। तो विद्युत ऋणात्मकताएं अगर बराबर है तो सदैव इनका होमोलिटिक फिजन होगा। देखिए होमोलिटिक फिजन हो गया। लेकिन कुछ यौगिक ऐसे भी हैं जिनमें क्रिया करने वाले परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकताएं भी लगभग बराबर होती हैं, और वो है जैसे कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता नियर अबाउट 2.4 समथिंग और हाइड्रोजन की लगभग 2.1 समथिंग होती है। अगर इन दोनों की विद्युत ऋणात्मकताएं लगभग बराबर होती हैं, लगभग बराबर है भी, इन दोनों की विद्युत ऋणात्मकताएं लगभग बराबर है। किसकी किसकी? कार्बन की और हाइड्रोजन की। दोनों तत्वों की विद्युत ऋणात्मकताएं लगभग बराबर है, और बराबर होने के कारण इनका जो विदलन होता है, इनका जो फिजन होता है, वो सदैव समांगी विदलन होता है, होमोलिटिक फिजन होता है। अब देखिए होमोलिटिक फिजन इनका किस प्रकार होता है। देखिए हम आपको दो चार एग्जांपल बता रहे हैं। जैसे अगर CH4 है, इसमें अगर हाइड्रोजन का फिजन होगा, हाइड्रोजन पृथक होगा, होमोलिटिक फिजन अगर इसका होगा, तो देखिए एक तो मुक्त मूलक मिलेगा मेथिल मुक्त मूलक, और दूसरा मिलेगा हाइड्रोजन मुक्त मूलक। ये है मेथिल मुक्त मूलक, मेथिल मुक्त मूलक, और ये हाइड्रोजन मुक्त मूलक, हाइड्रोजन मुक्त मूलक, और ये मेथेन है। इसी प्रकार देखिए अगर हम एथेन ले लें, तो एथेन में भी जो हाइड्रोजन निकलेगा वो मुक्त मूलक के रूप में ही निकलेगा। देखिए ये होगा एथिल मुक्त मूलक, एथिल मुक्त मूलक प्लस हाइड्रोजन मुक्त मूलक। इसी प्रकार सेकेंडरी अगर इसका फिजन होगा तो इसका भी होमोलिटिक फिजन ही होगा। होमोलिटिक फिजन होने से इसमें भी मुक्त मूलक प्राप्त होगा प्लस हाइड्रोजन मुक्त मूलक। और देखिए CH3 CH2 CH3, इसमें भी जो मुक्त मूलक होगा प्लस हाइड्रोजन मुक्त मूलक, होमोलिटिक फिजन। ये सब देखिए मुक्त मूलक का उदाहरण है। इसको हम कह सकते हैं 0 डिग्री है, इसको कह सकते हैं 1 डिग्री है, इसको कह सकते हैं 2 डिग्री है, और इसको कह सकते हैं 3 डिग्री है। तो देखिए 0 डिग्री मुक्त मूलक, 1 डिग्री मुक्त मूलक, 2 डिग्री मुक्त मूलक, 3 डिग्री मुक्त मूलक।
तो ये मुक्त मूलकों के कई प्रकार हो गए, या कई प्रकार से मुक्त मूलक आपको प्राप्त होगा। हाइड्रोजन मुक्त मूलक है और एल्किल मुक्त मूलक है, 2 प्रकार के मुक्त मूलक हैं। और हमेशा जब भी होमोलिटिक फिजन होगा या होता है तो यही प्राप्त होते हैं, 2 प्रकार के मुक्त मूलक प्राप्त होंगे। और मुक्त मूलक जो होते हैं वो विद्युत उदासीन परमाणु होते हैं। ऐसे विद्युत उदासीन परमाणु होते हैं जिनके पास एक विषम इलेक्ट्रॉन होता है। ये जो मुक्त मूलक होते हैं ये ऐसे विद्युत उदासीन परमाणु होते हैं जिनके पास कम से कम एक ऑड इलेक्ट्रॉन होता है, एक विषम इलेक्ट्रॉन होता है। अब इसके बारे में हम इसके आगे या इसके बारे में कल चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, इतना आप लोग पढ़िएगा, एक्सरसाइज करिएगा, किताब उठा लीजिएगा, किताब से एक्सरसाइज जोड़िएगा, करिएगा। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कल हम आपको मुक्त मूलक के बारे में और जानकारी देंगे। धन्यवाद।